नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर को स्कैन करके हमें पत्रम पुष्पम से अनुग्रहित करें। यदि क्यूआर स्कैन नहीं करना चाहते तो नीचे जाएं और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए हैं उनसे आप क्लिक करके और हमें पत्रम पुष्पम सहयोग करें। भारत ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है और इस गेम से पाकिस्तान की तो बिल्कुल ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई है। जी हाँ, भारत 5 और डैम बनाने जा रहा है चिनाब और झेलम पर। कितने? 5। अच्छा चलिए, यहाँ तक तो था तो ठीक था, लेकिन अभी अभी भारत का एक डेलीगेशन अफगानिस्तान भी गया हुआ है। अफगानिस्तान में वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी से हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में यह बताते हैं कि एक जो एजेंडा पॉइंट डिस्कस हुआ वो ये हुआ कि साहब कि भारत अब काबुल और कुर्रम इन दोनों नदियों पर डैम बनाएगा। जी हाँ, अफगानिस्तान के लिए असिस्टेंस से या विदाउट असिस्टेंस भारत असिस्टेंस देगा। कुछ लोन कंपोनेंट होगा, कुछ ग्रांट कंपोनेंट होगा और उसमें से एक काबुल नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनेगा और उस डैम में लगभग 10 MAF का स्टोरेज होगा और करीब 2000 मेगावाट का उसमें पावर जनरेशन होगा और इरिगेशन होगा। पूरा का पूरा जो काबुल से जलालाबाद का एरिया है वो सरसब्ज होने वाला है और दूसरी तरफ वो कुर्रम नदी है, उसके ऊपर भी 3 MAF के स्टोरेज का एक डैम बनने जा रहा है। यानी कि भाई ये लो, कंगाली में आटा गीला, वो 135 में से 100 जो मिल रहे थे भारत से और जो 35 मिल रहे थे अफगानिस्तान से, उसमें इतना पहले ही कम हो गया। और भारत कौन से 5 डैम बनाने जा रहा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब जब चिनाब नदी आती है, एंट्री मारती है, अच्छा उसके पहले एक और डिस्कशन चल रहा है। वो डिस्कशन ये चल रहा है कि जहाँ पर रावी का उद्गम स्थल है, जो रावी का उद्गम स्थल है और जो हमारी जो चंद्रभागा नदी जहाँ से निकलती है, तो उनका जो नियरेस्ट पॉइंट है वो करीब 10-15 किलोमीटर की ही उसके अंदर दूरी है। तो एक 15 किलोमीटर की टनल बना के और वहाँ पर एक डैम बना के हिमाचल प्रदेश में वो पानी वहाँ से डाइवर्ट किया जाएगा रावी में और रावी का जो रंजीत सागर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। तो थोड़ा पानी तो उधर से डाइवर्ट होगा। फिर चलिए आगे चलते ही अब जो किश्तवाड़ ज़िले में जो पैडर नाम की जगह है, वो पैडर नाम के आगे वहाँ से आप आगे चलते हैं तो तुरंत एक कीर्थई नाम का एक 200 मेगावाट का वहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनेगा। ये बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसके आगे दुलहस्ती है और दुलहस्ती के आगे दुलहस्ती 2 बनने वाला है, जिसमें कि पानी स्टोरेज की कैपेसिटी और बढ़ाई जाएगी और दुलहस्ती 1 की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके हिसाब से दुलहस्ती 1 में भी मॉडिफिकेशन किए जाएंगे। फिर आप आगे चलते हैं, यदि आप मैप देखें इस समय आप, तो वो मैप में फिर आगे चल के एक ये टर्न लेती है रिवर और फिर ये चलने लगती है नॉर्थ साउथ। अभी ये जो कीर्थई है जो ईस्ट वेस्ट चल रही है ये नदी, तो पहले कीर्थई, फिर दुलहस्ती 1 तो बना हुआ है और दुलहस्ती 2 बनना है। ये दूसरा डैम अनाउंस किया गया और फिर उसके बाद फिर ये टर्न ले लेती है और टर्न के नीचे चलती है तो फिर आप जानते हैं कि वो वहाँ पर रातले आ जाता है। लेकिन रातले से पहले एक मरसूदार नदी है जो मिलती है इसमें बंदरकूट के पास में, और उस बंदरकूट के पास में जो नदी मिल रही है वो ऊपर से आ रही है, जो वहाँ आपके जो रोड जा रही है, जानते हैं आप, वो अनंतनाग की ओर और संथन पीक है, उधर से वो नदी जो चल के आ रही है उसके ऊपर बरसर बांध बनाया जाएगा। 800 मेगावाट वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होना है और वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज बनेगा, क्योंकि उसमें से काफ़ी पानी, मरसूदार नदी जो है बड़ी नदी है और उसमें करीब 2 MAF से 3 MAF का पानी स्टोरेज का डैम वहाँ बनाने जा रहा है भारत। फिर और आगे चलते हैं तो और आगे आपको पता है कि फिर बगलीहार आ जाता है
बगलिहार की डिज़ाइन में पाकिस्तान ने बहुत पंगे किए थे और उन पंगों के कारण बगलिहार का जो पूरी कैपेसिटी थी वो नहीं बन पाई थी। तो वो बगलिहार तो बनेगा ही, बगलिहार 2 पहले से प्लान्ड है, लेकिन आज जो अनाउंस हुए हैं उसमें बगलिहार 2 के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो आगे जो बात कही है कि सांवलकोट में एक ब्रिज बनेगा, और सांवलकोट का ब्रिज तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। वो 1856 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। 1856 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का आप समझिए कि ये लगभग उतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जितना कि टेहरी बांध करता है। और इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कम से कम आप ये समझें कि 10 MAF से ज़्यादा का वहाँ पर स्टोरेज होगा, यानी कि पूरी तरह से चिनाब को बांध दिया जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर 4 यहाँ पर मिल गए। इसके बाद फिर उड़ी टू जो है ये बनाया जा रहा है ऊपर झेलम में, और झेलम पर जो उड़ी 2 है ये लगभग 400 मेगावाट का यहाँ पर भी पावर जनरेशन होगा। और इस तरह से टोटल आप ये समझिए कि ये जो चिनाब से लगभग 25-30 MAF पानी जो जाता है, चिनाब का 25-30 MAF में हम यूटिलाइज करने की स्थिति में आ जाएंगे। लगभग 15 से 20 MAF यूटिलाइज करने की स्थिति में आ जाएंगे। और झेलम का जो जाता है 10 से 15 MAF, उसमें अभी कमी है, लेकिन हाँ 3, 4, 5 MAF तो हम कर लेंगे। जो हमको 3.6 MAF की कैपेसिटी दी गई थी स्टोरेज की, उसके एवज में हम 15 MAF तक हम कर लेंगे यहाँ पर। लेकिन अभी बहुत है, 100 MAF जाता है। वैसे 100 MAF में लगभग 60-70 MAF जो है वो सिंधु नदी से जाता है। उसके ऊपर अभी बहुत कुछ हमारे पास अस्त्र शस्त्र है नहीं, क्योंकि उसका मेजर पार्ट जो है वो चला जाता है आपके POJK में से, गिलगित बाल्टिस्तान से होके वो जाती है, और वो कब्ज़े में है इस समय, आप जानते हैं, पाकिस्तान के। तो अब पूरी तरह से यदि यूटिलाइजेशन करना है तो गिलगित बाल्टिस्तान को भी लेना है। जो सिंधु नदी का समझौता हुआ था वो भी बड़ा विचित्र समझौता हुआ था साहब, और बड़ा विचित्र समझौता है। उसके बारे में एक पुस्तक लिखी है एक हमारे पूर्व राजनयिक हैं राजीव डोगरा जी, उनकी एक पुस्तक है, और उस पुस्तक में उन्होंने ये खुलासा किया है कि किस तरह से नेहरू को ब्लैकमेल करके ये एक तरफा ट्रीटी US ने भारत के ऊपर थोप दी थी। और नेहरू जी जो थे हमारे उस समय, वो ना केवल ये ट्रीटी को साइन किए जाके, वो भी जाके कराची में उन्होंने ये ट्रीटी साइन की। कराची में ट्रीटी साइन करने के बाद उन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी डिज़ाइन और उनके जो एग्जीक्यूशन और उनकी स्वीकृति भी IWT के तहत एक तरह से पाकिस्तान को सौंप दी कि पाकिस्तान जो है जो अलाउ करेगा वही हम प्रोजेक्ट बना पाएंगे, दूसरे प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाएंगे। इस तरह की ट्रीटी साइन की, और उस पुस्तक में पूरा खुलासा किया गया है कि किस तरह से नेहरू के हाथ मरोड़ के और उनके जो मुस्लिम प्रेम था उसको हवा दे के ये ट्रीटी उनसे साइन करवाई गई। और ना केवल ये साइन करवाई गई, बताइए आज तक पूरी दुनिया में कहीं ऐसा किस्सा नहीं है कि साहब की जो अपर राइपेरियन है वो 20% अपने पास रखे और 80% जो है ऐसे मुल्क को दे दे जो लगातार अपने यहाँ यही कहता हो कि साहब की वो दुश्मनी रखता है। तो दुश्मनी जो है वो वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी की दुश्मन है। तो यदि आप हमसे दुश्मनी रखते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा मोदी ने संदेश दे दिया है, और साथ में साहब अफ़गानिस्तान की तरफ से भी गला घोंटने का पूरा कार्यक्रम अब चालू कर दिया गया है। वैसे जो अफ़गानिस्तान में जो हमारी टीम गई है, आनंद प्रकाश जी हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव, और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे जाकर मिले हैं आज, उसके आपने फ़ोटो भी देखे होंगे, आए हैं। तो उसका और भी काफ़ी कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई उधर से जो उनके एयर बेसेस हैं उनका भी उपयोग कर लो, बगराम का कर लो, और बगराम कर लो, काबुल कर लो, काबुल के साथ साथ कंधार कर लो, ख़ास तौर से कंधार
कंधार तो बहुत ही यूज़फुल हो सकता है, कंधार बहुत यूज़फुल हो सकता है। एक स्क्वाड्रन उधर जाएगा, ऐसा मुझे संकेत मिल रहा है कि भारत का एक स्क्वाड्रन जो है वो अफ़गानिस्तान में स्टेशन किया जाएगा और उसके बाद फिर इनको अपने सारी एयर डिफेंस, वैसे भी कोई एयर डिफेंस है नहीं, चाइनीज़ एयर डिफेंस लेके घूमते हैं। चाइनीज़ खिलौने कैसे होते हैं आपको पता है, जब हमारा ब्रह्मोस से गलती से उधर चला गया था तो चाइनीज़ एयर डिफेंस को पता ही नहीं चला, और वो तो आर्म्ड नहीं था, वो वेपन उसमें फिट नहीं था, और वो जाके फिर कहीं पर गिर गया, उसमें पूरे के पूरे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो भी फीड नहीं थे। लेकिन टेस्टिंग तो हो गई इनकी एयर डिफेंस की कि भाई आपका एयर डिफेंस जो है वो बिल्कुल नाकारा है, नाकामयाब है, किसी मतलब का नहीं है। तो ये अब आगे की जो कार्रवाई, जो आप लोग कह रहे थे कि सबकी आगे क्या कार्रवाई हो रही है, वो आगे की कार्रवाई ये आ गई है। आज के इकोनॉमिक टाइम्स में इसका पूरा विवरण भी है, उसको आप देख सकते हैं। ये सारे जब बन जाएंगे आपके, जो मैंने आपको बताया, कीर्थई, बुरसर, दलहस्ती 2 और उसके बाद में आपके सावलकोट, उड़ी 2, ये 5 बन जाने के बाद में हमारी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी कि हम जब चाहें तब इनको पानी दें, और जब चाहें तब फ्लड क्रिएट करें, और जब चाहें तब इनको पानी नहीं दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।